हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं, उनके बारे में, संख्याओं के बाद में अभाज्य संख्याओं के बारे में, उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में, उसके बाद अपन देखें तो स्थानीय मान, जातीय मान पर आधारित प्रश्नों में, और उसके बाद अपन देखें तो भाजकता के नियम, उन नियमों के आधार पर आधारित प्रश्नों को आज की क्लास में हम सरल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने अपना एक ऐप बनवा लिया है और वो ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया टाइप करके सर्च कर सकते हैं। आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। उस पर मैंने विविध प्रकार के कोर्सेज जैसे रीट मेंस के लिए बैच, अंक गणित, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो स्टेट लेवल पर हो या आपकी सेंट्रल लेवल की कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी के लिए अंक गणित का एक कॉमन बैच मैंने स्टार्ट किया है। उसके अलावा स्टैटिक्स और मेंसुरेशन के अलग अलग पार्ट्स भी मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, जिससे जिस बच्चे को स्टैटिक्स की ज़रूरत हो या मेंसुरेशन की ज़रूरत हो वो अलग अलग उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा अपन देखें तो फर्स्ट ग्रेड और एलडीसी की जो भर्ती आने वाली है उनके कोर्सेज भी मैंने ऐप के ऊपर स्टार्ट कर रखे हैं। आप कोर्सेज देख सकते हैं और उनको बाई करना चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से अपना देख सकते हैं। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से अपना ऐप है और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी सीट को डाल दूंगा। आप वहाँ से सीट को डाउनलोड करके क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाकी साथ साथ में इनको क्वेश्चंस को सॉल्व भी आपको करवाने जा रहा हूं। आज की क्लास में हम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, उसके अलावा अभाज्य संख्याएं, उन पर आधारित प्रश्नों को, और उसके अलावा अपन देखें तो स्थानीय मान, जातीय मान, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, भाजकता के नियम और बोडमास के नियमों पर आधारित प्रश्नों को अपन सरल करेंगे। सभी के बारे में पहले समझेंगे और समझने के बाद उनके प्रश्नों को सरल करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरी कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं अपन दो प्रकार की देखते हैं। एक तो कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती हैं कौन सी? काल्पनिक संख्याएं, या अवास्तविक भी आप इनको कह सकते हो। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या भी आप इनको कह सकते हो। काल्पनिक संख्याएं तो वे संख्याएं हैं जिनमें अंडरूट के अंदर माइनस आता है। जैसे अंडरूट के अंदर किसी भी संख्या है और उसके अंदर अगर माइनस है तो वे सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं हैं। उनके अलावा जो भी बची हुई संख्याएं हैं, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो पूरी हो, चाहे कि माइनस में हो, चाहे प्लस में हो। जैसे मान लो कोई संख्या 5 है, जैसे माइनस का 5/12 है, चाहे अंडरूट का 7 है, चाहे अंडरूट का 16 है, चाहे ये सभी संख्याएं हैं वो किस रूप में है? वास्तविक संख्याएं। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर अपन देखें तो इन संख्याओं में से अपन देखें सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट n तक। n का मान कुछ भी हो सकता है, 100 200 500 1000 कुछ भी हो सकता है। शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और 1 2 3 4 5 आगे जो भी संख्याएं आती जाएंगी वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं। उसके अलावा अपन देखें तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें क्या होता है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 1 2 3 डॉट कहाँ तक है? n तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो कौन सी होती है? 1, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। और उसके बाद अपन देखें तो पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक में
माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं और शून्य सभी शामिल होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब जीरो के इधर सभी माइनस की संख्याएं, जीरो के इधर सभी प्लस की संख्याएं और शून्य खुद, ये सभी के सभी कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपने देखा संख्याएं दो प्रकार की हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में ही प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और पूर्णांक में सभी शामिल होती हैं। कौन कौन सी? प्लस की, माइनस की और शून्य सभी शामिल होते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? बिल्कुल, सभी पूर्ण संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं किस में शामिल हैं? पूर्णांकों में शामिल हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक हैं? ये सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं ये भी सभी के सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। इसके बाद अपन देखें और आगे, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन पर आधारित क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसमें एक तो खुद का और एक का, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तब तो भाज्य, वरना वो संख्या क्या है? अभाज्य। जैसे समझिए आप एग्जाम्पल से, कोई संख्या 13 है, अब 13 में 13 का भाग जाएगा, 13 में 1 का भाग जाएगा। किसी भी संख्या में खुद का भाग, स्वयं का भाग तो हमेशा जाता ही है और 1 का भाग भी प्रत्येक संख्या में जाता है। उसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग अगर जाता है तब तो वो संख्या भाज्य, वरना वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। इन दो संख्याओं के अलावा, एक तो स्वयं और एक, उसके अलावा अन्य किसी संख्या का, अन्य किसी संख्या से अगर संख्या विभाजित नहीं होती है तो वे संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और आपको कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्याएं अच्छे से याद होनी चाहिए। आप उनको कई बार लिखकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है? 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इस प्रकार ये कुछ अभाज्य संख्याएं मैंने लिखी हैं। आप इनको देख सकते हैं। कोई भी इनमें जो संख्या है वो उसमें एक खुद का और एक का भाग जाएगा, उसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग इनमें नहीं जाता है। ये सभी की सभी कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कितने अंकों, कहाँ तक की? अपन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 तक की अभाज्य संख्याओं को आप 3, 4 बार 5 बार लिखकर आप उनकी प्रैक्टिस करें। आपको वो ध्यान होनी चाहिए, उन पर आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? 2 होती है। ये एकमात्र ऐसी सम संख्या भी है जो अभाज्य है। इससे बड़ी कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि बड़ी सम संख्या होगी तो फिर उसमें 2 का भाग चला ही जाएगा। तो एकमात्र सम संख्या भी है और सबसे छोटी भी है जो अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये ना तो भाज्य मानी जाती है और न ही अभाज्य मानी जाती है। और उसके अलावा एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको 2 बता दी है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 1 से 100 तक, 1 से कितनी तक? 100 तक कितनी टोटल? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन आपको याद रखनी है संख्याएं आपसे 1 से 50 तक भी पूछी जा सकती हैं, 40 से 50 तक भी पूछ लेगा, 30 से 50 के बीच में पूछ लेगा, 80 से 90 के बीच में पूछ लेगा। तो वे आप तभी बता पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस की हुई हो, आपको संख्याओं के बारे में पता हो। तो ये 2-3 बातें तो इनके बारे में ध्यान रखें और उसके अलावा आप संख्याओं को भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। संख्याएं आपने देखी, उनमें अपन आगे बढ़ते हैं और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अपन देखते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यहां पर परिमेय संख्या, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या है
ये बताने के लिए तीन बातों की जरूरत होती है। तीन कौन सी शर्त होती हैं, तीन कौन से मुख्य चीजें होती हैं, उनको देखो आप। कोई भी संख्या जो है, अगर किसी संख्या को आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, p बटा क्यू का मतलब एक तरह से भिन्न के रूप में है। किसी संख्या को p बटा क्यू के रूप में आप लिख सकते हो जहां पर p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन तीनों शर्तों को पूरा करती है तो वे संख्या परिमेय संख्या है, अन्यथा वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। किसी भी संख्या को, यदि किसी संख्या को आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p और q दोनों क्या हैं, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। इनमें से ही कोई संख्या होगी, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होंगे और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर को काट रखा है, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि इन तीनों शर्तों को पूरा करती है तो परिमेय, वरना वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें तो मान लो कोई संख्या 7 है, तो 7 को आप 7 बटा 1 लिख सकते हो, p बटा क्यू रूप हो गया ये। और यहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं क्या, 7 और 1, इसमें 1 भी आएगा, आगे चलेंगे तो 7 भी आएगा। तो 7 और 1 दोनों पूर्णांक भी हैं और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। मतलब ये कौन सी संख्या है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अगर आप देखो कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे 8 है, 10 है, 12 है, 100 है, 500 है, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आप ये देखो, जैसे मान लो 8 बटे में 9 है, ये भिन्न रूप में आपको कोई संख्या दे रखी है, क्या ये p बटा क्यू रूप में है, p बटा क्यू रूप में है, पहली शर्त पूरी हो रही है। p और q दोनों पूर्णांक हैं, 8 और 9 जो है वो आगे बढ़ेंगे तो 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, पूर्णांक भी हैं। और q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। आपको मान लो जैसे दे रखा है माइनस का 2008 बटे में माइनस का 2009, ये कोई संख्या दे रखी है, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो ये p बटा क्यू के रूप में है, बिल्कुल है। और यहां पर p और q दोनों क्या पूर्णांक हैं क्या। जब आप इसमें आगे बढ़ोगे 0 के बाद -1, -2, -3, तो माइनस में 100, 1000 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन। तो माइनस के 2000 भी आएंगे, माइनस के 3000 भी आएंगे, 3001 भी आएगा, सभी संख्याएं आएंगी, ये सभी संख्याएं आगे आएंगी, मतलब ये पूर्णांक हैं। -2008 और -2009 दोनों के दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और q का मान जो है वो यहां पर 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे शून्य का आपको ध्यान रखना है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। क्या आप 0 को 0 बटे 1 लिख सकते हो। 0 में 1 का भाग देने से, 1 का भाग किसी भी संख्या में देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को आप 0 बटा 1 लिख सकते हो, p बटा क्यू रूप हो गया। p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, 0 और 1, 0 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 जो है ये तीनों शर्तों को पूरा करता है, मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये 0 जो है वो क्या है कि परिमेय संख्या है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे अंडरूट के अंदर आपको कोई संख्या दे रखी हो, मान लो अंडरूट के अंदर 16 आपको दे रखा है, तो अंडरूट के अंदर 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है, और 16 का जो अंडरूट होता है वो कितना होता है, 4। 4 को आप 4 बटा 1 लिख सकते हो, 4 को आप 4 बटा 1 लिख सकते हो। तो ये कौन सी संख्या हो गई, p बटा क्यू रूप भी हो गया, p और q दोनों पूर्णांक भी हैं, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या को सरल करने के बाद देखा जाता है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अंडरूट 16 सरल होने के बाद 4 होता है, 4 को 4 बटा 1 लिख सकते हो। इसी प्रकार जैसे अंडरूट 9 है या अंडरूट 25 है, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि सरल होने के बाद ये 3 बटा 1 बन जाएगा, ये 5 बटा 1 बन जाएगा, p बटा क्यू रूप भी होगा, p और q पूर्णांक भी होंगे और q का मान 0 भी नहीं होगा, तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। बात अपन करें अपरिमेय संख्याओं की, तो ऐसी कोई भी संख्या
जैसे आपको दे रखा है अंडरूट के अंदर मान लो 7 दे रखा है, अंडरूट के अंदर 7 दे रखा है। अब ये अंडरूट के अंदर 7 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप इसको p बटा क्यू के रूप में तो लिख सकते हो, बटे में 1 लगा सकते हो। ये p बटा क्यू रूप तो हो गया, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। 2 शर्तें तो पूरा होती हैं, लेकिन तीसरी शर्त p और q पूर्णांक होने चाहिए। ये 1 तो पूर्णांक है, लेकिन अंडरूट 7 पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। मतलब ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडरूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे मान लो अंडरूट 2 है, अंडरूट 3 है, अंडरूट 5 है, 7 है, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है वे सभी संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब लास्ट में बात करें किसकी? पाई की बात करें तो पाई के बारे में आप जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। क्या 22/7 जो है वो परिमेय है या पाई परिमेय है या अपरिमेय है, उसके बारे में अपन देखें। सबसे पहले अपन देखते हैं 22/7 के बारे में। 22/7 को अगर आप देखोगे तो p बटा क्यू रूप है। p और q 22 और 7 दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं। q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये 22/7 जो है ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। लेकिन पाई जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं होकर पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का जब आप मान निकालते हो तो पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का जो मान होता है वो 22/7 के लगभग बराबर लिया जाता है, पूरा बराबर नहीं होता है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? कि परिमेय संख्या है। पाई का जब आप मान निकालते हैं तो 3.14 इस प्रकार दशमलव प्रसार अपने को प्राप्त होता है, और वो दशमलव प्रसार जो है वो शांत नहीं होता है, अशांत होता है। मतलब इसका कि ये पाई क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान ये रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपने वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पर देखा है। अब हम इन पर आधारित प्रश्नों को सरल करते हैं। सीट जो मैंने आपको उपलब्ध करवाई है उस सीट के अंदर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, साथ ही मैं उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर भी थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, आप उनको सरल करने का साथ साथ प्रयास भी करें। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से प्राकृत संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है? 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -3, √2, 3 और 0। इन चारों में से प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्याओं की स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। माइनस की संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, अंडरूट की संख्या भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, और शून्य भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इनमें से, इन चारों में से प्राकृत संख्या कौन सी है? 3 है। केवल क्या है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 प्राकृत संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? 2 प्राकृत संख्याएं जो हैं आप योग करके देख लो। जैसे मान लो 3 और 5 2 प्राकृत संख्याएं हैं, कितना आएगा? 8 आएगा। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 4 और 7 ले लिया तो 4 और 7 कितना हो गया? 11 आ गया। तो 2 प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो सदैव क्या आता है? प्राकृत संख्या ही आपको प्राप्त होता है। ऐसे भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तब उनमें सदैव आपको संख्याओं को एग्जाम्पल के तौर पर रखना है, और उनसे जैसा व्यवहार संख्याओं में होगा वैसा ही आपका रिजल्ट प्राप्त होगा। 2 प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? एक प्राकृत संख्या ही आपको प्राप्त होगी, सदैव की सदैव प्राप्त होगी। तो ये पहला ही ऑप्शन इसके अंदर भी आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो उसमें हमेशा 9 आते हैं क्या? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने 9 आ जाएंगे? 5 9 आ जाएंगे। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें जैसे ही अपन 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ते ही ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 1 जैसे ही आप जोड़ोगे इसमें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और आपको क्या पूछा गया है, इन दोनों का अंतर पूछा गया है। और इन दोनों का अंतर अगर आप करेंगे तो अंतर कितना आएगा, केवल और केवल 1 का अंतर आएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप कितने भी अंकों की बड़ी और कितने भी अंकों की छोटी संख्याएं बता सकते हैं। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो 3 9 हो जाएंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो अगली जो संख्या है 4 अंकों की 1000, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार अपन इनको कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 0 2 -1। अभी मैंने आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता चुका हूं, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको याद रखनी है और 2-4 बार लिखकर भी उनको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से आपको दे रखा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर कितना है। 2 अंकों की होनी चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती हैं, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती हैं और कहां तक होती हैं, 99 तक होती हैं। ये सभी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब 10 के बाद अगर 11 जो अगली संख्या आती है वो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 99 क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी है क्या, नहीं, 99 तो 11 से 9 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। 99 से पहले 98 भी अभाज्य नहीं है, और उससे पहले देखें तो 97 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये 2 अंकों की सबसे बड़ी, ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको पूछा गया है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो 97 में से अपन 11 माइनस कर देते हैं तो दोनों का अंतर क्या प्राप्त होगा, आपको 86 प्राप्त हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से है, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 और 80 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उन अभाज्य संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। देखिए 60 और 80 के बीच में अगर आपको अभाज्य संख्याएं पता होंगी तभी आप उनका योग ज्ञात कर पाएंगे। अब 60 के बाद अगर आप देखोगे 60 और 80 के बीच में होनी चाहिए, 60 के बाद आप देखोगे तो सबसे पहले 61 आता है, 61 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ये अभाज्य संख्या है। 61 के बाद 62 नहीं है, 63 64 65 नहीं है, 66 भी नहीं है, लेकिन 67 जो है वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है, उसमें भी किसी का भाग नहीं जाता। इसके बाद आप देखोगे तो 71 आएगी जो भी अभाज्य संख्या है। 71 के बाद आप देखोगे तो 73 भी अभाज्य संख्या आएगी आपकी, और 73 के बाद आप देखोगे 74 75 76 77 नहीं होंगी, 78 भी नहीं होगी, लेकिन 79 जो है 79 भी एक अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होगी। ये 60 और 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको क्या पूछा गया है, इन सभी का योग पूछा गया है। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 9 और 10 3 13 13 और 8 21, मतलब यहां से 351 आपको मिलेगा। ये इन सभी अभाज्य संख्याओं का योग आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्नों की। स्थानीय मान या स्थानिक मान एक ही बात है, जातीय मान या अंकित मान एक ही बात है। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान या इसको अंकित भी कहा जाता है, अंकित मान भी कहा जाता है, और स्थानीय मान को स्थानिक मान भी कहा जाता है। स्थानिक मान, दो मान आप देख रहे हैं यहां पर, एक स्थानीय मान है या स्थानिक मान, दूसरा मान है जातीय मान या अंकित मान। स्थानीय मान तो जिस स्थान पर अंक होता है उसका मान होता है। जैसे आपको दे रखा है 4 5 8 3, ये कोई संख्या दे रखी है। अब 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 3 ही होगा। आपको 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 जो है वो दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8 जो है वो दहाई के स्थान पर है तो इसको दहाई का अंक बनाएंगे,
जितने अंक आगे हैं उतने शून्य लग जाएंगे, तो 8 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 80 हो जाएगा। आपको जैसे कोई संख्या 5 दे रखी है, इसमें इस संख्या में 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 सैकड़े का अंक है, 5 के आगे 2 अंक है तो 2 शून्य लगेंगे, मतलब 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 500 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर आपसे 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 जो है वो 1000 के स्थान पर है, मतलब आप इसको 1000 बनाओ, ये 1000 बनाओगे तो आगे कितने शून्य लगेंगे, 3 शून्य लगेंगे, मतलब 4 का स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। जिस स्थान पर अंक होता है उसी हिसाब से उसका स्थानीय मान होता है। जहां पर जैसे दहाई के स्थान पर है तो आगे 1 शून्य लग जाएगा, सैकड़े के स्थान पर है तो 2 लग जाएंगे, 1000 के स्थान पर है तो 3 लग जाएंगे। इस प्रकार किसी भी अंक के आगे जितने भी अंक हैं उतने ही शून्य लग जाते हैं तो वो स्थानीय मान या स्थानिक मान बन जाता है। जबकि जातीय मान में क्या होता है, जैसे यही संख्या है 4 5 8 3, यही संख्या आपको मान लो यहां पर है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 की जाति 4 ही है, 4 का मान कभी चेंज होकर ऐसा नहीं है कि बदल जाए, 4 का मान हमेशा 4 ही रहेगा, 5 का मान हमेशा 5 ही रहेगा, 8 का मान 8 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा। ये अंकित मान है या जातीय मान है, एक ही बात है। जातीय मान है वो स्थान के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उसमें जातीय मान उतना ही रहता है जितना है। 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, मतलब इनका जातीय मान भी उतना ही रहता है, चेंज कभी नहीं होता है, स्थान के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता है। अब इन पर आधारित क्वेश्चंस को अपन सरल करते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप देखिए। आपको जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है आपको 242 375। इस संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, वो 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया। इस संख्या में 3 जो है वो यहां पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इस 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 300 हो जाएगा। आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य लग जाएंगे, मतलब 3 का स्थानीय मान यहां पर 300 आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, आपको संख्या दे रखी है 580 43। इस संख्या में 8 का जातीय मान अपने को बताना है। यहां पर 8 लिखा हुआ है, 8 चाहे कहीं भी लिखा हुआ होगा, इसका जातीय या अंकित मान तो उतना ही रहेगा, मतलब 8 का जो जातीय मान है वो 8 ही होगा, उतना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, संख्या 3 4 8 7 6 में 4 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताओ। इस संख्या में 4 जो है, इस 4 का एक तो कौन सा मान, स्थानीय मान, और इस 4 का एक कौन सा मान, जातीय मान। और इन स्थानीय मान और जातीय मान में आपको दोनों में अंतर पूछा गया है। आपको दोनों का गुणनफल भी पूछ सकते हैं, दोनों का योग भी पूछ सकते हैं, दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है। पहले आपको स्थानीय मान और जातीय मान अलग अलग ज्ञात करने हैं, उसके बाद उनका योग, अंतर, गुणनफल जो भी अपने से पूछा जाए वो अपन बता सकते हैं। यहां पर 4 का जो स्थानीय मान है, 4 जो है वो 1000 के स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4000 हो जाएगा, या 4 के आगे 3 अंक हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे। जबकि 4 का जो जातीय मान है वो 4 ही होगा, वो केवल 4 ही होगा। अंक 4 जो है वो कहीं भी लिखा हुआ हो उसकी जाति 4 ही रहेगी, स्थानीय मान जातीय मान या अंकित मान 4 ही होगा। आपको इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो स्थानीय मान में से जातीय मान घटा देंगे, 3996, ये दोनों का अंतर आपको पता चल जाएगा। दोनों का योग पूछा होता तो दोनों को जोड़ देते, दोनों का गुणनफल पूछा होता तो दोनों को अपन गुणा कर देते। तो जो भी मान आपसे पूछा जाए वो यहां से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा आपको, संख्या आपको दे रखी है 4 8 7 6 2 5। इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मानों में अंतर कितना है। इस संख्या में 7 जो है उस 7 के एक तो कौन सा मान, वही स्थानीय मान, और दूसरा कौन सा मान इसका,
जातीय मान, आपको इन दोनों का अंतर पूछा गया है। 7 के आगे अंक 3 है तो 3 जीरो हो जाएंगे और 7 का जातीय मान कितना होगा, 7 ही होगा। उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे पहले वाला था और आपको इनका अंतर पूछा है तो अंतर 6993 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में एक संख्या आपको दी गई है जिसमें 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं के स्थानीय मानों का गुणनफल आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। संख्या 60321045 में संख्या 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है, वो गुणनफल आपसे पूछा गया। इसमें संख्या 3, 4 और 5 तीनों के अपने को कौन से मान निकालने हैं, स्थानीय मान निकालने हैं और उन स्थानीय मानों का आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल तो बाद की बात है, पहले अपन तीनों के स्थानीय मान निकालते हैं। संख्या 3 यहां पर है तो 3 के आगे कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो 3 का स्थानीय मान 3 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 अंक हैं तो आगे 5 इसके शून्य लग जाएंगे, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। 4 यहां पर है, 4 के आगे 1 अंक है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 5 ही होगा क्योंकि वो इकाई के अंक के स्थान पर है। अब अपने को इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 40 को 5 से गुणा करेंगे तो ये तो कितने हो गए, 200 हो गए और 200 गुणा में ये कितना है, 30,000 है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। 3 लाख को अपन 200 से गुणा करेंगे तो यहाँ जीरो तो कितने आ जाएंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 4 5 6 7 तो जीरो आ जाएंगे और 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इन तीनों के स्थानीय मानों का गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए किस प्रकार से है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होते हैं उनके बारे में पहले आप देखें थोड़ा सा। जैसा कि नाम है, नाम से स्पष्ट है, उसी प्रकार से इनका काम है। एक तो होता है कौन सा, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और एक होता है उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, पूर्व का मतलब पहले वाला और उत्तरवर्ती मतलब बाद वाला। किसी भी संख्या में जस्ट पहले वाला जो अंक होता है वो तो पूर्ववर्ती कहलाता है और जस्ट बाद वाला जो अंक है वो उत्तरवर्ती कहलाता है। कैसे, जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या दे रखी है, 418 कोई संख्या दे रखी है। अब मैं आपको ये कहूं इस संख्या का पूर्ववर्ती बताओ, मतलब इससे जस्ट पहले वाली संख्या, इससे जस्ट पहले वाली संख्या होती है 417, तो इसका जो पूर्ववर्ती होगा वो 417 होगा। लेकिन मैं आपको कहूं इस संख्या का उत्तरवर्ती बताओ, उत्तरवर्ती मतलब इससे जस्ट अगले वाली संख्या, और जस्ट अगले वाली संख्या क्या होगी 419, वो इसका कौन सी संख्या हो जाएगी, उत्तरवर्ती हो जाएगी। तो ये क्लियर होना चाहिए, पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले वाली संख्या या एक माइनस कर दो आप, उत्तरवर्ती जस्ट बाद वाली संख्या या आप ये कह दो एक अधिक हो जाएगा, वो उत्तरवर्ती हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस इस पर आधारित मैंने आपकी सीट में डाले हैं, आप बाकी आसानी टॉपिक है, दोनों आप बता सकते हैं आसानी से। आपको पूछा है 4999 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले वाली संख्या, और जस्ट पहले वाली संख्या जो होगी वो होगी 4998। ये इस संख्या का ये क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। आपको अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में 7896 का आपको बताना है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब जस्ट अगले वाली संख्या, तो इसमें आप एक जोड़ देंगे तो 7897, ये इस संख्या का क्या होगा, उत्तरवर्ती आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़ा और परिवर्तन करते हैं क्वेश्चंस में। संख्या रेखा के बारे में आपने सुना होगा, कौन सी रेखा, संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, उसको मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद हम उस पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर संख्याएं होती हैं, नाम जैसा है वैसा ही काम है। ये एक ऐसी रेखा है जिस पर क्या है, संख्याएं हैं। इसके मध्य में अपन क्या रखेंगे, शून्य को रखेंगे, शून्य को मध्य में रखेंगे। इसके बाद इसमें 1
2, 3, 4 इस प्रकार आगे संख्याएं आ जाएंगी। इधर देखेंगे तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार आगे संख्याएं आ जाएंगी। ये एक संख्या रेखा है जिस पर संख्याएं हैं, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, इसके ऊपर शून्य भी है, प्लस की संख्या भी है, माइनस की संख्या है। ये माइनस की संख्या इधर माइनस इन्फिनिटी तक है, प्लस की संख्या प्लस इन्फिनिटी तक है, 100, 200, 500, लाख, करोड़ कितनी भी हो सकती हैं। आपको इनमें संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बारे में पूछा जा सकता है, संख्याओं में संबंध पूछा जा सकता है। यहां पर अपन देखें तो जैसे जैसे आप इस संख्या रेखा पर दाईं ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ता है, और संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ने पर संख्या रेखा पर मान संख्याओं का घटता है। कैसे? -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। मतलब इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे संख्याओं का मान बढ़ता है, इधर बढ़ने पर मान घटता है। 4 से छोटा होता है 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 0 से छोटा -1, -1 से छोटी संख्या -2, -2 से छोटी संख्या -3, -4 से -5 छोटा, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अब आपसे इनसे क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे आपसे, जैसे -3 और -4 दो संख्याएं आपको दे दी, इनके बीच में ग्रेटर देन का निशान होगा, लेस देन का निशान होगा, या बराबर का निशान होगा, या ऐसे 4 ऑप्शन आपको बना देंगे। निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यहां पर अपन देखें तो -3 जो है वो बड़ा है, क्योंकि -4 से इधर है और इस साइड वाले मान हमेशा बड़े होते हैं, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो -3 जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? -4 से बड़ा है। तो अपना ये बीच में सिंबल इसका लगेगा। इस प्रकार सिंबल पर आधारित क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे दें तो निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर इनकी बात अपन करें तो इसका एक एग्जाम्पल अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 18 लेस देन 19, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1 ग्रेटर देन -1, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है -36 लेस देन -35, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है -2005 ग्रेटर देन -2004। इन चारों में से कौन सा असत्य है वो आपको ज्ञात करना है। यहां पर अपन देखें तो 19 जो है वो 18 से बड़ा है, प्लस की संख्याओं में कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं आती है। प्लस की संख्या 19 है वो 18 से बड़ी है। इधर भी आप देखोगे तो 19 बाद में आएगा, 18 पहले आएगा, बड़ी होती है। 1 जो है वो -1 से बड़ा है, प्लस की संख्याएं जो होती हैं वो माइनस की संख्याओं से तो हमेशा बड़ी होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अपन देखें तो -36 और -35 में इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इस प्रकार अब जब आप इस संख्या रेखा पर चलेंगे तो -33 भी आएगा, -34 भी आएगा, -35 भी आएगा, -36 भी आएगा। तो यहां पर क्या -35 जो है वो -36 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल बड़ा है, मतलब ये भी आपका सत्य है। तो बचा हुआ असत्य हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर संख्या रेखा पर आप देखेंगे तो इस प्रकार संख्याएं आपको मिलेंगी, -2003, -2004, -2005। ये 2004 जो है वो 2005 से दाईं तरफ है, तो ये संख्या बड़ी होगी, जबकि ये बता रखा है इसमें क्या है, 2004 छोटी संख्या बता रखी है, मतलब ये क्या है, असत्य है। इस प्रकार संख्या और रेखाओं पर बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याएं या ग्रेटर देन, इक्वल देन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके। जैसा कि आपने आज की क्लास में देखा कि आपने संख्या और रेखाओं पर आधारित प्रश्नों को देखा, भाज्य अभाज्य संख्याओं पर आधारित, परिमेय संख्याओं पर, अपरिमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस को देखा। अगली क्लास में हम इसी पर आगे बढ़ेंगे, बोर्डमास के नियमों पर और भाजकता के नियमों पर आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, वो अपना जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर इन क्वेश्चंस की PDF है वो आपको मिल जाएगी। उनको आप सरल भी करें, साथ साथ प्रयास भी करें। और अपना जो ऐप है उस ऐप के ऊपर मैंने आपको रीट मेंस के, फर्स्ट ग्रेड के, LDC के या उसके अलावा अन्य कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो उनको बाई वहाँ से कर सकते हैं
और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐप और यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं अपन। थैंक यू।